नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम और बड़ी खबर से करते हैं। बिहार विधानसभा का आज एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है। सत्र में राज्य में संसदीय और विधानसभा की आरक्षित सीटों के निर्धारण को लेकर प्रस्ताव पास हो गया। वहीं नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ आरजेडी का विरोध थम नहीं रहा है। एक दिवसीय विशेष सत्र के दिन भी सदन के बाहर आरजेडी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में भी आज आरजेडी के नेताओं ने जातिगत जनगणना प्रकाशित करने की मांग की, जातिगत जनगणना कराने की मांग की और इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर उन्होंने हंगामा भी किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी विधायक। आप लोगों ने आज ये जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, इसमें आज जातिगत जनगणना के आरक्षण की बात क्यों उठाई? नहीं, ये तो प्रोसेस में है, जनगणना है, उसमें जाति जोड़ने का शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से इस इशू को उठा रखा है। तो हम लोगों का डिमांड है कि उसको जाति कॉलम में जात बढ़ा जाए और एनआरसी जो अभी ज्वलंत मुद्दा है उस पर बिहार विधानसभा एक पारित करे कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। यही हमारी पार्टी का स्टैंड है। आरजेडी चाहती है कि विधानसभा में ये मामला उठे कि बिहार में एनआरसी और ये सब एनपीआर यही बिहार की जनता की आवाज है। तो एनआरसी तो अभी लागू ही नहीं हुआ सर, तो फिर इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? जो भारत सरकार के गृह मंत्री ने सदन में कहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। तो आप चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर ये मामला उठे और इसे पारित हो जाए कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे बिहार। देखिए, आरजेडी की तरफ से ये मांग उठ रहा है कि विधानसभा में ये इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाए कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। निश्चित तौर पे आलोक जी, जब बिहार में एनआरसी की बातें, विदेश में एनआरसी की बातें नहीं है, तो एनआरसी को लेकर ये आज आप लोगों ने मांग क्यों उठा दी है? देखिए, ये आज सदन से बाहर, सदन में जो विषय है, जो बिल है, उस पर हम लोग पूरी तरह साथ हैं और हम लोग साथ ही नहीं है बल्कि वो हम लोग की प्राथमिकता है। लेकिन अभी एनआरसी एनआरपी की जो बात चल रही है, जानबूझकर सरकार एक दिन का सत्र रखती है कि दूसरी बातें न उठे। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है और एनआरसी, यदि सरकार ने ये कहा है कि हम एनआरसी बिहार में लागू नहीं करेंगे, तो एनआरसी एनआरपी लागू न करने का प्रस्ताव विधानसभा से लेकर और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और सत्र को बढ़ाकर इस काम को कर देना चाहिए। तो देखिए, आरजेडी के नेताओं के एतबार से साफ है कि एनआरसी एनपीआर जैसे मुद्दे पर सरकार पे हमला बोल रही है और साथ में एक नई मांग उन्होंने उठाई है कि विधानसभा के जो सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया, इसे बढ़ाया जाए और इस पर विधानसभा से एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाए कि बिहार में कभी भी भविष्य में एनआरसी एनपीआर जैसे जो बिल है वो नहीं लागू किया जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। वहीं आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नागरिकता कानून के खिलाफ लेफ्ट के विधायकों ने भी सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। लेफ्ट के विधायकों ने एनडीए सरकार को लेकर जमकर नारेबाजी की। तो आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टियां लगातार सीए और एनआरसी और साथ में एनपीआर का विरोध कर रही हैं और आज जब बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान लेफ्ट के विधायक विधानसभा के बाहर हाथ में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ उन्होंने कहा कि विधानसभा से विधेयक पास किया जाना चाहिए कि इस तरह एनआरसी जो है वो बिहार में लागू नहीं होगा। और वहीं विधानसभा में नीतीश कुमार ने एनआरसी के इस सवाल पर कुछ भी नहीं कहा। वो इस सवाल को टाल गए। एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। एनआरसी आया कहां था? एनआरसी तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था, उसमें वो एनआरसी की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में एनआरसी की बात आई थी। कोई देश के कंटेक्स्ट में एनआरसी की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक एनआरसी कहीं देश में आ सकता है। उसका कोई औचित्य नहीं है और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है। इसलिए एनआरसी वाली बात तो कुछ है नहीं। तो एनआरसी और सीए के विरोध में आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने आज विधानसभा सत्र के दौरान बाहर हंगामा किया। वहीं नीतीश कुमार सदन के अंदर एनआरसी को लेकर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव
इस साल होने हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत से सहयोगी दलों में हड़कंप मच गया है। महागठबंधन में सहयोगी छोटी पार्टियों ने भी आरजेडी को आईना दिखाया है। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का हवाला दे रही है, जबकि 2010 के आपको बता दें 2014 में चुनाव के दौरान जो जेडीयू साथी रही थी उसने बयानबाजी पर चुटकी ली है। महागठबंधन पर जो दबाव बनाना चाहती है वो नहीं चलेगा, हिटलर शाही इनका नहीं चलेगा। इनको किसी न किसी प्रकार महागठबंधन धर्म को पालन करना पड़ेगा, महागठबंधन धर्म के अधीन इनको चलना होगा। अब महागठबंधन धर्म में ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर हम लोग मुख्यमंत्री का तय करेंगे कि तेजस्वी यादव होंगे या कौन होंगे या फलना होंगे। अभी जो वक्त है जनता चाह रही है कि महागठबंधन एक रहे और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हराए। महागठबंधन बरकरार है और महागठबंधन ने रिजल्ट बेहतर दिया है, तो हम चाहेंगे आरजेडी के ऐसे नेता के जो तल्ख बयानी करते हैं और लालू यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के, आरजेडी के शुभचिंतक हैं, तो समन्वय का भाव रखें। सबके साथ थे तब तो 2019 में सुपड़ा साफ हो गया, नामलेवा भी नहीं कहीं बचा और जनता ने पूरी तरह से तथाकथित महागठबंधन को घुटनों के बल खड़ा करा दिया। अब अगर अकेले चलने की इतनी बेचैनी है तो राजद को 2010 भी याद करना चाहिए। तो जब आरजेडी के साथियों ने आरजेडी को अपनी हैसियत बताई तो आरजेडी अब अपने बयान पर नरम पड़ती दिख रही है। पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सहयोगियों के विरोध के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि सबको साथ लेकर चलना है। राष्ट्रीय जनता दल किसी तरह के अहंकार में नहीं है। हमारे सामने प्राथमिकता है कि देश तोड़ने वाली विभाजनकारी जो ताकतें सत्ता में बैठ गई हैं उनको किस तरह से सत्ता से हटाया जाए ताकि देश को बचाया जा सके। तो हमारे सामने प्राथमिकता यही है और इसमें सब लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। हम लोग इस मुकालते में नहीं है कि दिल्ली से लेकर पटना तक अकेले जो है कोई एक पार्टी जो है ये कर सकती है। और वहीं आरजेडी के एकला चलो के संकेत पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, यहां आवाम जो आग्रह करती है वही करते हैं। साथ ही महागठबंधन को सामाजिक सरोकारों का गठबंधन बताया है। महागठबंधन की बात करें तो बाकी जो दूसरे दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, कांग्रेस हो, क्या उन लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात होगी या आरजेडी एकला चलेगी? संकेत मिल रहे हैं कि आरजेडी कहीं अकेले चलने पर भी सोच सकती है। हमारा हमेशा ये मानना रहा, आवाम जो आग्रह करती है हम उसके सरोकार से चलते हैं और वो सरोकार हमने कभी छोड़े नहीं है, ना आगे छोड़ेंगे। सभी दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, जितने भी अपोजिशन के। आवाम जो सरोकार तय कर देगी, सारे दल हमारे साथ हैं और ये सामाजिक आधारों का गठबंधन है, सिर्फ व्यक्तियों का गठबंधन नहीं है। और बड़ी बावजूद इसके कि सत्ता संसाधन उधर बहुत है, लेकिन हम आवाम के संसाधन से, उनकी ऊर्जा से लड़ रहे हैं, सब बेहतर होगा। और आइए आपको 2 दिन पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंदन सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लगता है कि लोग भ्रम के शिकार हैं। आरजेडी 233 सीटों पर 43 सीटों पर लड़ती रही है, सरकार बनाती रहती है। कभी हम सरकार में थे और आज मुख्य विपक्षी दल हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां पर सफेदा रोड पर पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद सड़क जंग में के मैदान में तब्दील हो गया। बताया यह जा रहा है कि पहले पति ने पत्नी को सरेराह थप्पड़ मारा, पत्नी ने खुद को बीच सड़क पर पिटता देख अपने परिजनों को फोन कर दिया। फिर क्या था, लड़की के पिटने की खबर पाकर उसके मैके वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने सोहनवीर की जमकर पिटाई कर डाली। इस घटना में पति पत्नी दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को थाने लेकर आई। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। और इधर कटिहार में दूसरी शादी के चक्कर में पति की
पहली पत्नी ने जमकर पिटाई कर दी। घायल पति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां भी पहली पत्नी अस्पताल पहुंची और हंगामा किया और पति की फिर से पिटाई कर दी। मामला नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि शेखर रविदास पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन पहली बीवी और बच्चों को खर्च नहीं देता है, जिसके कारण अक्सर विवाद चलता था। आज जब शेखर की दूसरी शादी की चर्चा की बात सामने आई तो पहली पत्नी आग बबूला हो गई और जमकर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पहली पत्नी ने मामला दर्ज करा दिया है और मामला दर्ज करवाने की बात कही है और इंसाफ की गुहार भी लगा रही है। और यूपी के कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में सड़क पर लड़के लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। कार्डियोलॉजी अस्पताल के बाहर बने मैगी पॉइंट के पास 2 पक्षों में झगड़े के बाद जमकर हाथापाई हुई। अफसोस की बात ये कि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और मारपीट का वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी उन युवकों के बीच बचाव की कोशिश नहीं की, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि अस्पताल के पास अवैध रूप से मैगी पॉइंट खुले हैं जो रात भर खुले रहते हैं। वहीं पर यह मारपीट की घटना हुई। दे दिया मैंने, दे दिया मैगी के पैसे 135 रुपए। उसको कितने दिए? और वहीं कानपुर के बिल्हौर इलाके में नासिरापुर गांव के पास मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई। नाली को लेकर हुए विवाद में दोनों परिवारों की महिलाएं और पुरुष आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि खड़ंजा सड़क पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गिरा कर पीटा। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और वहां रोड़ेबाजी हुई। वहीं एक गुट ने दूसरे गुट के घर में आग लगा दिया। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद भी पुलिस तत्काल मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर जरूर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सटहा कचहरी टोला की है। बिहार पुलिस की चर्चा इन दिनों वायरल वीडियो को लेकर ज्यादा हो रही है। खुलेआम घूसखोरी की तस्वीरें कैमरों में कैद हो रही हैं, लेकिन महकमा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा और डीजीपी के दावों को उनके मताहत कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं। बिहार की ट्रैफिक पुलिस इन दिनों अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में है। कारनामा भी वसूली से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर राजधानी पटना की ट्रैफिक पुलिस का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवान बालू लदे ट्रकों के ड्राइवर से खुलेआम वसूली कर गाड़ियों की एंट्री करा रहे हैं। वायरल वीडियो नौबतपुर इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वसूली की ये तस्वीरें थाने से चंद कदम की दूरी की है, वो भी तब जबकि इस इलाके में अक्सर जाम लगा रहता है। लोगों की शिकायत पर पुलिस अधिकारी आश्वासन देते जरूर हैं, लेकिन हालात देख लीजिए। कोई 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रकों से अवैध वसूली कर ऐसे ही उनकी एंट्री शहर में करा दी जाती है। शनिवार को ही न्यूज 18 ने पटना ट्रैफिक पुलिसकर्मी का घूस लेने से जुड़ा एक वायरल वीडियो दिखाया था, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का जवान अधिकारियों के नाम से एक युवक से 200 रुपए ऐंठ लिया और उसे छोड़ दिया, जबकि हेलमेट नहीं पहने जाने पर युवक ऑनलाइन चालान देने को तैयार था। कुछ दिनों पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में एक साथ 45 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन लगता है कि ऐसी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। वो भी तब जबकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने राजधानी के ही इलाके में जनसंवाद के दौरान खुले मन से कहा था कि यदि कोई पुलिसकर्मी घूस लेता है या अवैध वसूली करता है तो आप मुझे सीधे बताएं और स्थानीय अधिकारियों को ही सूचित करें। सुनिए डीजीपी का वो बयान।
मैं चुनौती देता हूं ओपन मन से, कोई कहे कि ये रिश्वत लेता है, सीनियर एसपी है, आईजी मेरा बैठा हुआ है, अमित बैठे हुए हैं, एडी ये पदाधिकारी जो बैठे हैं, कोई इनके बारे में कहे कि किसी से 1% को रिश्वत किया। क्यों आए हैं ये लोग? आपकी एक बेहतर नौबत क्यों बनी? इधर मधुबनी के सकरी थाना के दारोगा बीके ठाकुर को रिश्वतखोरी के आरोप में एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल दारोगा बीके ठाकुर की रिश्वतखोरी का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। वीडियो में दारोगा जमीन विवाद से जुड़े मामले में 2000 रुपए घूस लेते पकड़े गए थे। ये तो कुछ चेहरे हैं जो बिहार की खाकी को बर्बाद कर रहे हैं। डीजीपी ताल ठोक कर कहते हैं कि कोई घूस ले तो हमें बताओ, क्या हुंकार भरने से ही महकमे का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या फिर कुछ करने की भी जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब हम आपको पटना पुलिस के उस कारस्तानी से रूबरू करवाते हैं जिसके बाद आपको पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल पटना पुलिस ने एक युवक को शराब के साथ पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे लालच देकर अपनी वसूली में राजदार बना डाला। धीरे धीरे उसने पुलिस का सारा राज जान लिया। यही गलती उसने की, जिसके बाद अचानक एक दिन वो गायब हो गया। अब उसके परिवार का आरोप है कि पुलिस अब उनके पीछे पड़ गई है। ये तस्वीर है सतीश की, जो पिछले 12 दिसंबर से रहस्यमय ढंग से लापता है। सतीश की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार पटना की मोकामा पुलिस का है। हम आपको कहानी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये सुन लीजिए, जिसमें सतीश और मोकामा थाना अध्यक्ष के बॉडीगार्ड अमित की बातचीत है। निवास देने के लिए तैयार है, बुला रहा हमको अपने निवास देने के लिए तैयार है। तो वो अबू सबसे माल से बदनाम है, उसके ऊपर पुलिस केस भी है ना, निवासमा का नाम है ना केस में। केस होबे नहीं करेगा, हम जानते हैं केस है। तो जो फटकवा पर मालूम का नाम पड़ा है ना, तो वही फोन करवाया। एक बात बताओ, हम उसको क्या दिन बचा पाएंगे? जिसका नाम है कोई पकड़ लेगा। अगर ऐसे तैयार है तो ठीक है। हाँ बोल रहा है तैयार, वही बोल रहा है आकर मिल लो ना, तो वही पे आपसे पूछ लेता पहले। लेकिन बोल दो कि नाम अगर हमारा कहीं आउट हुआ, हाँ, बोल देंगे, तो फिर ऐसा चीज में हम भेज देंगे, मिलने होगा। हाँ तो बोल, सब समझा देंगे। पूरा माजरा आपको समझ में आ गया होगा। दरअसल इस ऑडियो में सतीश मोकामा थाना अध्यक्ष के बॉडीगार्ड अमित से बात कर रहा है, जिससे पता चलता है कि उसने पुलिस के सारे राज जान लिए थे और इसी राज को जानने की सजा उसे मिली कि वो गायब है। मेरे भाई से काम करवाता था शराब के लिए, तो भाई एक बार कौन है वो पुलिस वाला? अमित कुमार है। कौन है अमित कुमार? वो हम थाना प्रभारी के आरक्षक हैं। किस थाना के? मोकामा थाना के। तो शक है कि अमित ही भाई को गायब करवाया या पुलिस से मिलजुल कर? हाँ, क्योंकि वो उनके खिलाफ। आपको इतना क्यों डर लग रहा है? किससे डर रहे हैं? अमित कुमार से डर है क्योंकि वो भाई आज तक 30 दिन हो गया लापता है, वो अभी तक आया नहीं है घर। आप करें कि वो आप लोग को भी डर है कि आपको भी गायब करवा सकते हैं? हाँ, हम लोग के चलते घर छोड़ रखे हैं 30 दिन से। अब सतीश के परिवार वाले सहमे हुए हैं। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मी अमित उन्हें परेशान कर रहा है। उसके फोन में बहुत सारा प्रूफ था पुलिस लोग के खिलाफ। अमित ने उससे जो बात किया था सारे ऑडियो है आपके पास? हाँ, ऑडियो है। उसके भाई के मोबाइल में वीडियो भी था? हाँ, उस भाई के फोन में सारा प्रूफ। तो अमित को लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने उसको गायब करवा दिया। एसएसपी, डीजीपी, डीआईजी, आईजी कोई मदद नहीं कर रहा है आपको? अभी सब जगह आवेदन दिए है, कहीं से कुछ भी सुनवाई नहीं है, केवल जांच का झुंझुना दिया जा रहा है। दरअसल सतीश का गुनाह इतना था कि वो शराब पीने का शौकीन था। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भी भेज दिया। लेकिन जेल से लौटने के बाद सतीश पुलिस के लिए अवैध वसूली करने लगा। इसी दौरान एक दिन किसी बात को लेकर सतीश की पुलिस वालों से अनबन हो गई। सतीश ने धमकी दी कि वो पुलिस के सारे राज का पर्दाफाश कर देगा, जिसके बाद ही मोकामा थानाध्यक्ष के बॉडीगार्ड अमित के साथ की गई बातचीत में पुलिस की सारी करतूत वाला ऑडियो पुलिस वाले जबरन लेने पर तुल गए। लेकिन जब सतीश ने ऑडियो नहीं देने की बात की तो उसे धमकियां दी गई और वो सतीश गायब हो गया।
हैरानी की बात यह है कि ये पीड़ित परिवार एसएसपी से लेकर सूबे के पुलिस मुखिया डीजीपी तक गुहार लगा बैठा है, लेकिन पुलिस अधिकारी आज तक इस मामले में कुछ नहीं कर सके। हालांकि न्यूज 18 ने जब इस बारे में एडीजी सीआईडी से बात की तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। उस केस में भी हम लोग देख रहे हैं उस मामले को, सीआईडी से भी हम लोग उस मामले की जांच करवा रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि अगर सतीश दोषी था तो उसे पुलिस ने अपना राजदार क्यों बनाया। साथ ही पीड़ित परिवार को परेशान करना कहां तक सही है। संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। तो पुलिस इस तरह के कारस्तानियों में मशगूल है और इधर हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर एक बार फिर अपराधियों ने लूटपाट की। बदमाशों ने गन पॉइंट पर 3 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के NH-19 की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर, तिजोरी समेत कई चीजों को तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 7 खोखा भी बरामद किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजीव, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस क्या कह रही है? देखिए आलिम, इसमें ऐसा है कि जो बाइक सवार 4 अपराधी आए थे, 2 बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे हैं और ग्राहक बनकर पेट्रोल लेना चाहते थे और उसके बाद सभी पंप कर्मियों को उसने गन पॉइंट पर लिया है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि इस बार पहली बार जो पेट्रोल पंप की लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने करीब 7 राउंड फायरिंग किए हैं, जिसमें 7 खोखे भी बरामद किए गए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पंप कर्मी थे उनको न सिर्फ गन पॉइंट पर लिया गया बल्कि उनके बीच दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने इस तरह की कारस्तानी की है। और उसके बाद वहां से तिजोरी में 3 लाख रुपए लगभग बताया जाए, 3 लाख की काउंटिंग हो रही है, 3 लाख के आसपास वो कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। ये घटना बताई जा रही करीब सुबह के 5:15 बजे इस तरह की वारदात को दिया गया है। और ये कह सकते हैं कि ये NH है जो महात्मा गांधी सेतु और हाजीपुर को जोड़ती है, उसके किनारे ये पेट्रोल पंप है और वहां पे इस तरह से घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये एक तरह कह सकते हैं कि जो चौकसी है पुलिस की, उस पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है और बार बार इसी पर आ रहा है कि आखिर अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी लंबे समय बाद होती है, लेकिन तत्काल जो कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल अपराधियों की जो गिरफ्तारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसके चलते अपराधियों का मंसूबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अली, चलिए बहुत बहुत